हाँ जी बच्चों, तो कहाँ थे हम? एएल शीट पर थे। एएल शीट में आपको डिफाइन कर चुकी थी, बता रही थी दोबारा कि यू इफ यू हैव अ सफिशिएंट टाइप देन टाइप द इंफॉर्मेशन जो भी आपको केस स्टडी में गिवन है। ठीक है। फ्लैट, डोर नंबर, नेम ऑफ प्रीमिसेस, बिल्डिंग, तो ये आपको जो क्वेश्चन में गिवन है आप उसे टाइप करेंगे और फिर आपको ये इन्फॉर्मेशन डिराइव हो जाएगी। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर असेट्स की गिवन है आप वो डालेंगे। इन केस अगर असेट्स नहीं है गिवन, जैसे कि आपको शेयर्स एंड सिक्योरिटीज गिवन नहीं है, इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं बताया हुआ, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन नहीं बताया, तो आप उसकी जगह पर क्या करेंगे? जीरो पुट करेंगे। इन केस अगर आप जीरो पुट नहीं करेंगे, लेट सपोज जैसे मैं यहाँ पर जीरो पुट नहीं करती, ब्लैंक छोड़ देती हूँ, तो ये शीट जब वैलिडेट होगी ना तो मुझे बताएगा कि प्लीज फिल द अमाउंट फील्ड इन पॉइंट बी एंड डी। इफ नॉट एप्लीकेबल एंटर जीरोस इन शेड्यूल ए। एएल वो तो अपने सॉफ्टवेयर अपनी जगह से बता रहा है कि ये क्वेरी है, आप इसको टेकअप करो। बट बच्चों को क्या होता है कि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको समझ नहीं आता कि मैम क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा, और वैलिडेट नहीं हुआ तो फिर टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, पैनिक सिचुएशन नहीं करिएगा, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी। और अगर नहीं समझ में आती तो आप अभी से कहीं पॉइंट लिख लीजिए, जो मैं आपको बता रही हूँ एकदम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रही हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे जीरो पुट करना पड़ेगा जहां पे भी आपके पास इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अपनी मर्जी से कोई अमाउंट नहीं डालेंगे आप, ठीक है। तो आप इसको वैलिडेट करेंगे। तो देखो ऐसे लिखा है शेड्यूल एएल इज ओके, तो आप ओके कर देंगे। यानी अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट फिल करना है। अब हम वापस से क्वेश्चन में आएंगे, तो अब हम एक बार नजर घुमा के देखेंगे तो देख पा रहे हैं कि हमने सारे तो हेड्स फिल कर दिए, शेड्यूल 6A भी फिल कर दिया, असेट्स एंड लाइबिलिटीज भी फिल कर दी। दो चीज रह गई, एक तो टीडीएस रह गया और एक एडवांस टैक्स रह गया। तो टीडीएस और एडवांस टैक्स के ये दो हैं, यानी टैक्स पेमेंट आप यहाँ से करेंगे और टीडीएस आप यहाँ से करेंगे। तो पहले आईटी पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन है वही लिखनी है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना यहाँ पर, ठीक है। आप ये बोल रहे हैं कि चालान नंबर मैम आपने 62 लिख दिया, तो आप 00062 लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली किसी सॉफ्टवेयर में 62 ले लेगा, या किसी सॉफ्टवेयर में 000 जो भी आप डालेंगे वो 62 लेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दोनों का अमाउंट ऐड हो जाएगा। आपको डेट्स, जो डेट ऑफ डिपॉजिट है उसका फॉर्मेट जरूर ध्यान देना है, यानी डीडी मतलब डेट्स, ठीक है, ऑब्लिक मंथ, ऑब्लिक ईयर। तो आपको वही करना है। अब 2023 है, खाली 23 मत लिख देना, तो ये वैलिडेट नहीं होगा, मान कहेगा कि फॉर्मेट में दो, तो आपको फॉर्मेट ऐसे ही देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इससे ज्यादा है तो ऐड रो कर सकते हो, वैसे इससे ज्यादा, दो या तीन से ज्यादा तो आपके पेपर में ही नहीं देगा। तो ये आ गया, यहाँ पर फिल हो गया, इसको वैलिडेट करोगे, लिखा आएगा शीट आईटी इज ओके, ओके कर दोगे, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है हमारे पास वो क्या है? टीडीएस। तो आप होम पे जाओगे, टीडीएस मुझे नीचे से नजर नहीं आ रहा, तो बेटर है होम पे चले जाओ और यहाँ से ढूंढ लो। ये रहा टीडीएस, ठीक है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इन्फॉर्मेशन 16 और 2S के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, हमने बोला ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, ये जो टीडीएस 1 है और टीडीएस 2 है, जब हम थियरी में पढ़ते हैं तो हम ये पता लगा, मतलब ये बताया होगा टीचर ने कि जब आपका एम्प्लॉयर टैक्स काटता है, यानी आपका एम्प्लॉयर जो डिडक्शन करता है, आपकी टैक्स डिडक्शन नहीं, सॉरी, टैक्स डिडक्टेड करता है आपकी सैलरी में से, तो वो आपको फॉर्म 16 इशू करता है। यानी आप फॉर्म 16 से वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके एम्प्लॉयर ने कितना टैक्स काटा है। और एम्प्लॉयर को छोड़ के बाकी जो लोग टैक्स आपका काटते हैं, जैसे आपका बैंक हो गया, ठीक है, या फिर कोई और हो गया जिसके थ्रू आपका टैक्स कटा है, प्रॉपर्टी में कटा है, ठीक है, या कुछ और, तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। फॉर्म 16A बैंक जनरली आपको डिडक्ट करता है, तो आप यहाँ फिल करेंगे, ठीक है। और बाकी और इन्फॉर्मेशन किसी और के थ्रू का डिडक्ट हुआ है तो आप बाकी और नीचे फिल करेंगे, ठीक है, यहाँ। तो आपके क्वेश्चन में अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको दो ही टैक्स ज्यादातर देंगे, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो एम्प्लॉयर ने टैक्स डिडक्ट किया होगा और दूसरा आपके बैंक ने डिडक्ट किया होगा। तो जो एम्प्लॉयर का टैक्स डिडक्ट है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, उसका 10 नंबर लिखेंगे, नेम ऑफ एम्प्लॉयर लिखेंगे कृष्णा, ठीक है। कृष्णा केमिकल्स था, कृष्णा लिख दोगे, क्योंकि नेम ऑफ एम्प्लॉयर मैंने सैलरी में भी कृष्णा दिया था, यहाँ भी कृष्णा दे दिया, काम बन जाएगा। इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी, तो आप ये सैलरी हेड में जाकर जो भी आपकी इनकम आई होगी वहां से आप देख सकते हैं। सैलरी हेड में आओ, वाले शेड्यूल एस में। तो शेड्यूल नहीं एस, लीड है ना।
शेड्यूल एस में देखो आपको ये वाली इनकम, ग्रॉस वाली इनकम आपको पता चल जाएगी, यानी कि सैलरी प्लस। तो 30 रुपए की नहीं लाती थी ऐसी कलरफुल वाली? अब नहीं मिलती 30 की वो। हद है। पढ़ने में ध्यान नहीं है, वीडियोस भी पता लग जाती है कि कितना ध्यान से आप वीडियो देख रहे हो। बातें करते रहते हो हरदम, क्लास में भी और ऑनलाइन क्लास हो उसमें भी। अब सैलरी आपकी क्या है, 5639,500। 5639,500 यानी ये वाली सैलरी आप लिखोगे। ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या है, आपकी सैलरी बेसिक पे प्लस अलाउंसेस पर प्लस परक्विजिट्स। अभी आपने एग्जेम्पशंस माइनस नहीं करी, यानी एग्जेम्पशंस तो यहाँ पर है ना। अभी ये एग्जेम्पशंस ये 25 लाख, 2,59,500 इनकॉर्पोरेट नहीं किया, यानी इसके माइनस करने से पहले ही वाली सैलरी। तो आप ये लिख लेंगे। ठीक है, तो आ जाओ, कौन सा, कहाँ थे हम, टीडीएस शीट पर थे। तो हमने यहाँ पर सैलरी लिख दी बेटा, वही वाली सैलरी प्लस अलाउंस प्लस प्लस परक्विजिट और प्लस प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी अगर है तो हुई। ठीक है, उसको लेके हमने यहाँ पे लिख दिया। मेरा कितना टैक्स मेरे एम्प्लॉयर ने काटा, मैंने यहाँ पर लिख दिया, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। जीरोस का स्पेशल ध्यान रखेंगे, लिख दिया। ओवरऑल यहाँ पे बता दिया कि आपका इतना टैक्स कट, टीडीएस कटा है जो आपके एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया है आपकी सैलरी से। हमने कहा चलो ठीक है। सेल्फ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, आपके बैंक ने आपका टैक्स काटा है, जो भी काटा है, तो सेल्फ चूज करेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन में सेल्फ है या अदर पर्सन, आपका ही है तो सेल्फ। आगे चलेंगे, 10 नंबर देंगे। और आपको देखो बहुत सारे कॉलम्स यहाँ पर दिए हैं, आप याद करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ मुझे कॉलम 7 में फिल करना है। ठीक है, 7 में फिल करेंगे 3 लाख, 9 में फिल करेंगे 3 लाख, और उसके बाद 11 में फिल करेंगे 30 लाख। यानी कि ये पूछ रहा है कि क्या टोटल सैलरी थी जिसका आपने टैक्स डिडक्ट किया। तो यानी कि डिडक्ट मेरे हाथ से गया कितना, 3 लाख डिडक्टेड इन ओन हैंड्स, और मुझे क्लेम भी वही करना है, तो यानी 3 लाख मैं क्लेम कर रही हूँ। और वो कितना टोटल ग्रॉस अमाउंट था जिसमें से ये टैक्स कटा, तो वो 30 लाख का अमाउंट था, जिसमें कि 3 लाख का टैक्स कटकर आपको 27 लाख रुपए मिले थे। जो 27 लाख रुपए आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखा रहा था, 27 लाख रुपए नेट मिले थे, है ना। तो वो ये यही 3 लाख रुपए कटे थे 30 लाख में से, तो आप बताएंगे उसको। ठीक है, आउटर कॉलम में जीरो आ जाएगा, ये थोड़ा ध्यान देंगे। इसमें कौन कौन से कॉलम में फिल करना है, कॉलम 4 में आपको 10 फिल करना है, बाकी सब ग्रे है। उसके बाद 7 में आपको फिल करना है जो टैक्स कटा है। ठीक है, और 9 में फिल करना है जो टैक्स कटा है, और यहाँ पर टोटल अमाउंट फिल करना है जिसमें से आपने टैक्स काटा है। ठीक है, बस आपको और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। कहीं और शीट पे क्लिक वगैरह कुछ नहीं करना, सीधा जाएंगे और वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट का ऑप्शन ये रहा। ठीक है, बोल रहा है टीडीएस शीट इज ओके, तो आप ओके कर देंगे। ठीक है, अब आपको कहाँ जाना है, एल भर लिया आपने, आप पार्ट बी में जाना है। तो पार्ट बी जब आप ओपन करेंगे ना, तो आप ऊपर से देखेंगे सब कुछ ब्लू में नजर आ रहा है। सब कुछ ब्लू का मतलब क्या है कि ऑटो कैलकुलेटेड है, खुद ही कैलकुलेट कर रहा है सारी चीजें, आपने कुछ नहीं क्लिक करना है यहाँ पर। आपने स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, तो कुछ कुछ चीजें आपको ब्लैक भी नजर आएंगी। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ से आपको ब्लैक नजर आएगा। ये पॉइंट नंबर 18 में आना है। ठीक है, कह रहा है कि अगर आपका रिफंड बनता है तो आप किस अकाउंट में चाहेंगे, तो ये मैंडेटरी है, आपको फिल करना है, इसके बिना ये वैलिडेट नहीं होगा। तो आप यस करेंगे और फिर बैंक की डिटेल फिल करेंगे, जो भी पार्ट ए जनरल में आपको गिवन होगी। अपनी बैंक डिटेल फिल मत करके आ जाना। ठीक है, आपको वही बैंक डिटेल गिवन फिल करनी है जो आपकी केस स्टडी में गिवन है। तो वही फिल करी मैंने जो केस स्टडी में गिवन है। उसके बाद नीचे आए, उसके बाद ये 19 में आपको नो सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप जैसे ही नो सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वैलिडेट कर देंगे आप। तो ये बोल रहा है ये भी पार्ट बी भी ओके है। अब आपका क्या हो गया, अब आपने सारी शीट्स को फिल कर दिया। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कैलकुलेट टैक्स करने से पहले। तो मैं होम पर जाती हूँ और देखती हूँ ऊपर कि क्या क्या शीट थी मुझे, जो मुझे फिल करनी थी और मैंने कर दी। पार्ट ए जनरल मेरे को फिल करना था, कर दिया। शेड्यूल एस क्वेश्चन में गिवन था, फिल कर दिया। हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन में गिवन थी, फिल कर दी। कैपिटल गेन नहीं था तो मैंने टच नहीं किया, बाकी और चीजें नहीं थी क्वेश्चन में, टच नहीं की।
इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड गिवन था, वो मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, फिल कर दिया। CYLA क्वेश्चन में गिवन नहीं था, बट मैंने जब सोल्यूशन निकाला तो मुझे पता लगा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नेगेटिव आई है, तो मैंने इसलिए ये शीट भी सेट ऑफ करा, यानी ये शीट भी फिल करी। ठीक है। 80G गिवन नहीं है, 80D क्वेश्चन में गिवन है, ये भी फिल कर चुके हैं हम। उसके बाद बाकी और डिडक्शन 6A में गिवन थी, वो भी फिल कर दी थी हमने। इसके बाद हमारे पास AL भी था क्वेश्चन में, और इनकम भी ज्यादा थी, तो ये भी फिल करी हमने। पार्ट बी में हमने बैंक डिटेल फिल कर दी, यहाँ पे हमने टैक्स पेमेंट भी फिल कर दी, और यहाँ से हमने TDS भी फिल कर दिया। वेरिफिकेशन रह गया मेरा लास्ट, तो मैं वेरिफिकेशन पे जाऊंगी और इसको क्लिक करूंगी। तो वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, पैन भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ से आपने कैपेसिटी सिलेक्ट करनी है सेल्फ। ठीक है, तो आप सेल्फ कर दो। उसके बाद अगर डॉटर और सन नहीं आ रहा, तो आपने सन ऑफ सेलेक्ट करना है, जो भी है क्वेश्चन में गिवन, उसके फादर का नेम। ठीक है, तो आपने फादर का नेम टाइप करा, आ गया वो। अब आपने इसको भी वैलिडेट कर देना है। ओके, तो यहाँ पे वैलिडेट हो जाएगा। डेट्स वगैरह सब ऑटोमेटिकली गिवन आ होगी। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में जो शीट्स गिवन है वो तो मुझे फिल करनी ही करनी है। उसके अलावा मुझे कुछ शीट्स और भी है जो फिल करनी है क्वेश्चन में, जैसे वेरिफिकेशन फिल करना है, पार्ट बी में बैंक डिटेल्स फिल करनी है। ठीक है, तो ये शीट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं कौन कौन सी शीट्स फिल करनी है। हल बाकी मैंने आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी शीट्स भी नोट्स बना लिए कि कौन कौन सी शीट्स को आप फिल करोगे, कौन सी मैंडेटरी है और कौन सी क्वेश्चन पर डिपेंड। ठीक है, सब कुछ करा मैंने। पार्ट ए जनरल पे गए। अब मुझे दिल लग रहा है कि मैंने सारी शीट्स फिल कर ली है, सब कुछ हो गया है। तो मैं लास्ट क्या करूंगी, इसको कैलकुलेट टैक्स करूंगी। तो मैंने कैलकुलेट टैक्स करा। कह रहा है कि प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन। ओके, वैलिडेट करते हैं इसको। ड्रॉप डाउन से ऑप्शन चूज नहीं किया, तो ये बता रहा है कैलकुलेट टैक्स जब किया था ना, वो बता रहा है कि इस शीट में प्रॉब्लम है। तो 80D में उसने पहुंचा दिया मुझे कि इस शीट में प्रॉब्लम है, ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं करा। तो अब ड्रॉप डाउन लिस्ट मुझे मतलब कहाँ नजर आ रही है, ये सेलेक्ट। तो यानी यहाँ पे मुझे नो करना पड़ेगा कि मैं भाई क्लेम नहीं कर रही, तो देखोगे ग्रे हो गया। तो जो भी एरर होगी ना, वो शीट्स के अकॉर्डिंग बताएगा आपको कि ये एरर है। तो जब मैंने ये शीट करी थी, मैंने वैलिडेट नहीं किया था, ये दिखाने के लिए आपको कि देखो जब एंड में करेंगे कोई दिक्कत होगी ना, तो आपको बताएगा ये शीट की, इस शीट की प्रॉब्लम थी। अब मेरे केस में सिर्फ एक ही शीट की प्रॉब्लम थी, डायरेक्टली उसने शीट में पहुंचा दिया। अब हो सकता है आपकी बहुत सारी शीट्स में प्रॉब्लम है, तो एक एक करके शीट्स में नहीं पहुंचाएगा, वो बता देगा कि ये प्रॉब्लम है, ये करना है, तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सी शीट से कौन सी आइटम थी। तो इसलिए आपको बार बार बता रही हूँ कि हर शीट को साथ साथ वैलिडेट कर लोगे, सिचुएशन आपके लिए काम रहेगी, कूल रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वैलिडेट कर दो। अब 80 डेज ओके आ गया। ठीक है, अब वापस से पार्ट ए में चले जाओ और यहाँ से कैलकुलेट टैक्स करो। अगर किसी और शीट की दिक्कत होगी तो वो बताएगा, नहीं तो ऐसे वो खुद कैलकुलेट करेगा। इट विल टेक 1-2 सेकेंड्स, 5-10 सेकेंड्स भी ले सकता है। तो आप कहीं पर भी बेवजह क्लिक क्लिक नहीं करेंगे, वेट करेंगे। अब वापस से इसने कैलकुलेट टैक्स कर लिया। कैलकुलेट टैक्स करने के बाद आपको चेक भी करना है कि कैलकुलेट टैक्स हुआ भी या नहीं हुआ। तो आप जाएंगे यहाँ पर पार्ट बी में। तो आप पार्ट बी में जब जाएंगे, तो आप ये शीट को ओपन करेंगे। अब हो सकता है कि आपके पेपर में आपको एक हार्ड कॉपी का फॉर्मेट दे दिया जाए, जिसमें कि आपको बोले कि ये आइटम आपको लिखनी है। तो आप हमेशा पार्ट बी ही ओपन करेंगे, अलग अलग हेड से ओपन नहीं करेंगे। तो आप पार्ट बी में आपको सारे हेड्स एक ही साथ में लिख जाएंगे। अगर आप लेट सपोज कि आपको कोई एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि सैलरी की इनकम कितनी है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी है, तो आप यहीं से उसको करेक्टली भर सकते हो। देखो यहाँ सैलरी की इनकम आ गई, ठीक है, यहाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ गई। यहाँ प्रॉपर्टी की इनकम नहीं दिखा रहा क्योंकि वो माइनस में थी, तो नीचे दिखा रहा होगा, देखो CYLA माइनस करके। ठीक है, ये जो 2 लाख रुपए हाउस प्रॉपर्टी के सेट ऑफ किए हैं वो यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे दिखाया उसने नेगेटिव, इसमें से ये माइनस करके ये अमाउंट आ गया। ठीक है, उसके बाद
अगर हम इस डिटेल में पढ़ेंगे तो हम पूरा देख पा रहे हैं कि टोटल इनकम ये आ गई, ठीक है, फिर इसने टैक्स लाइबिलिटी वगैरह सब कैलकुलेट खुद ही करके दे दिया आपको, ठीक है, टैक्स रिलीफ निकाला, इंटरेस्ट है पेबल तो वो इंटरेस्ट निकाल दिया, ई पे टैक्स आ रहा है यानी इसको टैक्स पे करना है। तो फाइनली जो भी आपके पेपर में जो भी पूछेगा कि फाइनल अमाउंट पेबल बताओ, तो आप ये फॉर्म 16 का डाल दोगे उसके, ये फॉर्म सॉरी फॉर्म 16 नहीं, मतलब 16 जो कॉलम पे अमाउंट है ये आप अपने पास लिख लोगे और उस फॉर्म पे भर के दे दोगे जो भी आपसे वो पूछेगा। अगर आपको पेपर में फॉर्म नहीं दिया जा रहा है, बोल रहे हैं सिर्फ कैलकुलेट टेक्स्ट कर दो, क्रिएट जेसॉन कर दो, तो आपको कहीं टाइप करके कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐसे ही कैलकुलेट टेक्स्ट करना है और फिर जनरेट जेसॉन कर देनी है। ये डिपेंड करेगा कि आपके पेपर में आपसे क्या पूछता है। अगर आपके पेपर में एक प्रॉपर फॉर्मेट देता है आपको कि भाई आप ये हाथ से जो आपने कैलकुलेट करा है वो आप इसमें हाथ से पेन से लिख दे, तो आप इन्फॉर्मेशन पेन से लिख देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। ठीक है, वो यहाँ पे ये भी याद दिला रहा है कि एक बार जेसॉन जनरेट हो गई तो आप कोई भी चीजें एडिट नहीं कर सकते, सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो आप कंफर्म करना चाहते हैं, हम बोल रहे हैं हाँ हम कंफर्म करना चाहते हैं, ठीक है। पूछ भी रहा है कि डिफेक्टिव होगी तो आपको फाइनल करना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप सेव जेसॉन कर देंगे, ठीक है। यहाँ से सेव जेसॉन करा आपने तो ये जनरेट कर रहा है आपकी जेसॉन फाइल, ठीक है। अब बस यहाँ पर आप छोड़कर आ जाएंगे अपने पेपर में, ठीक है, ये आ गया आप जेसॉन, बस ठीक है। अब टाइम खत्म, समरी भी आ जाएगी, टीचर अपने आप ओपन करके चेक चेक कर देगा आपका पेपर, ऐसे आ जाएगा ये।